गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है पानी की कहानी। अब पानी की कहानी यह पाठ लिखा है रामचंद्र तिवारी ने, यानी कि इस पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र तिवारी जी इस पाठ के लेखक है। तो पानी की इस कहानी, इस पाठ में पानी के बारे में बताया है, यानी कि ये पाठ एक वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। इस पाठ में पानी की उत्पत्ति से लेकर उसकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में बताया गया है। आपने वाटर साइकिल का नाम तो आपने पढ़ा ही है, यानी जल चक्र। इसी पर आधारित यह क्या है? यह पूरी कहानी है। तो देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। लेखक क्या कहते हैं? मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी से एक मोती सी बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। अब वह कहते हैं कि वो पानी की बूंद यानी क्या थी? एक ओस की बूंद थी और वह मेरे कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। देखिए, उन्हें तारों की झंकार झंकार सुनाई देने लगी और उन्होंने सोचा कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने चारों ओर देखा, तब उन्हें अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से ही निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। देखिए, वह जो बूंद थे उसके ही दो कण तैयार हो गए और वही हिल हिल कर यह स्वर क्या है? उत्पन्न कर रहे थे। कौन से? उस ओस की बूंद के, जो उनके हथेली पर आ चुकी थी। ठीक है, और हथेली पर उसके दो भाग हो गए और एक में को लगकर वह यह स्वर उत्पन्न कर रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो बोल रहे हो। अब देखिए, उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। तभी उसी स्वर में उन्हें क्या सुनाई दिया? सुनो सुनो। किसे? लेखक को। और मैं चुप था। देखिए आगे क्या हुआ कि वो जो उन्हें आवाज सुनाई दे रही थी, उसी सुर में उन्हें सुनाई दिया कि उन्हें आवाज आई, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। उसकी बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। अब उसकी बूंद क्या है? लेखक से आगे बात करने लगी कि मैं ओस हूँ, जानता हूँ, मैंने कहा। और लेखक कहते हैं कि जानता हूँ। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। लेखक कहते हैं मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। तो देखिए, वह उसकी बूंद कहती है कि मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? लेखक क्या कहते हैं? उसकी बूंद तो हमने भी देखी है, पर लेखक क्या सोच रहे हैं कि बेर की पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? फिर बूंद क्या है? फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। और मतलब लेखक ने क्या अविश्वास जताया कि पानी क्या पेड़, मतलब बेर के पेड़ से क्या पानी फव्वारे की तरह निकलता है? तो लेखक कहते हैं मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। किसे? उसकी बूंद को। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की, अब वह उसकी बूंद उन्हें लेखक से कहती है, मतलब लेखक से कहती है, सुनो, मैं इस पेड़ के पास भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, फिर एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। अब देखिए, वह उसकी बूंद कहती है कि मैं इसी पेड़ के पास भूमि में बहुत दिनों तक इधर उधर घूम रही थी, मतलब भूमि के अंदर जो जल होता है उस पानी में यहाँ उसकी बूंद घूम रही थी और मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी
कि एकाएक पकड़ी गई। लेखक पूछते हैं कैसे? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। अब रोए रोए यानी कि रूट हेयर्स, जो जड़ों के ऊपर जो छोटे छोटे होते हैं ना, उसे रूट हेयर्स कहते हैं, रोए कहते हैं। तो वह कहती है कि उसकी बूंद की यह पेड़ जो है ऊपर जितना बड़ा है उतना ही लगभग उतना ही बड़ा नीचे है। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में ही से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। यह जब बात कौन उसकी बूंद बता रही थी कि यह जो रोए है, यह जो पेड़ की जड़े है, यह क्या करते हैं, हमें बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। और कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। और इस समय उन्हें उसकी बूंद को मानो गुस्सा आ रहा हो, घृणा हो रही हो। ठीक है, तो अब आगे देखिए। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यो ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था और वह कहता है कि यह जो तुम्हें इतना बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, यह क्या ऐसे ही खड़ा है? इसके लिए हमने हमारे प्राणों का नाश किया है। और लेखक उसकी कहानी सुन रहे थे। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कापी दूर भागने का प्रयास किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींची चली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। लेखक कहते हैं मेरी आगे जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्नान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा हाँ, देखिए क्या हुआ कि वह कहते हैं कि आगे मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पीस चली। और क्या कहते हैं कि वह उसकी बूंद यह बात बता रही है। जिस समय रोए ने क्या किया, उस पेड़ की जड़ों ने उन्हें अपने भीतर खींचने के लिए शुरुआत की। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। अब सांसद यानी कि बड़ा कष्ट है ना, वह बड़ा दुख वह सोचती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतना जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहां स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। तो देखिए उसकी बूंद क्या कहती है कि मैं पत्तों के जो छेद होते हैं उसमें से किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आई। पर जब मैंने देखा कि जो हमें मतलब पत्तों पर से वह उसे लगा कि मैं उड़ जाऊंगी और उन्हें जो यह उड़ने की शक्ति जो सूर्य देता है वह जा चुका था, यानी कि शाम हो चुकी थी।
है ना। इसी वजह से वह कहती है जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, वह जो सूर्य है वह जा चुका था, और वायुमंडल में भी क्या है, बहुत से कण उड़ रहे थे, तो उसके लिए क्या है, उसमें जगह नहीं थी। अब देखिए, उड़ने की शक्ति देता है, आपको पता है, जो ये उसकी बूंद होती है, ये कण होते हैं, यह क्या है, भाप बनकर उड़ जाते हैं। भाप होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा गया है कि उड़ने की बात बताई गई है। और वह कहती है कि किसी तरह मैंने तुम्हें देखा तो जान में जान आई, और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो, कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। और वह उसकी बूंद कहती है कि जब तक सूर्य न निकले तभी तक मैं क्या है, रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएंगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। और वह उसकी बूंद कहती है कि तुम मुझे इसी तरह पकड़े रहो, और मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, उससे तुम्हारा हाथ भी बिल्कुल भी न दुखेगा। मतलब कहानी सुनते सुनते ही सूरज निकल आएगा, मतलब रात बीत जाएगी। तो लेखक कहते हैं, अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। वह उसकी बूंद कहती है कि बहुत दिन हुए मेरी पुरखे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यह गैसें क्या है, सूर्यमंडल लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? लेखक ने पूछा। है, उनके वंशज अपनी भयानक लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरताल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधी आने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ता जा रहा था। जो जो पास आता जाता उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का सहस्त्रों मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। अब वह कहानी बता रही है कि उन टुकड़ों में एक टुकड़ा क्या था, यही हमारी क्या है, पृथ्वी है, जो प्रारंभ में क्या था, एक बड़ा आग का गोला थी। ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब लेखक पूछते हैं, ठीक है, तो उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। आपको पता है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण ही बनता है। तो वह कहती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया था।
वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहां तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का, कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक। अब देखिए, बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, लेखक कहते हैं। तो वह उसकी बूंद कहती है हाँ बड़े आनंद का, कितने दिनों तक, तो वह कहती है कई लाख वर्षों तक। कई लाख, हाँ चौको नहीं। मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। और वह उसकी बूंद कहती है मेरे जीवन में ये जो 100-200 वर्ष जो होते हैं यह दाल में नमक के समान भी नहीं है। मतलब दाल में हम जितना नमक डालते हैं उतने भी यह 200 वर्ष नहीं है। मतलब कि ये जो 100-200 वर्ष है यह मेरे लिए बहुत कम है। मैंने ऐसी दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। यहाँ लेखक कहते हैं कि ओस की बूंद की तरफ क्या है, उनकी श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब क्या होगा? अब जिस तरह से पहले वह बर्फ बने हुए पड़े हुए थे तो अब वह क्या है, थोड़ा हिल रहे थे। सब डर गए, हवाइयाँ उड़ना यानी सब डर गए थे। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। और वह जो है बर्फ बनी हुई जो उसकी बूंद है वह क्या कहती है कि हमारे ही भार से क्या है, उनके नीचे वाले जो भाई है वह उनका क्या है, वह पानी बन चले थे और उन हमारे मतलब वह पानी बनने की वजह से हम उस पर से क्या है, फिसलते जा रहे थे। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोचनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। इस तरह से अब वह क्या है, पानी बनकर समुद्र में मिल गई थी। उसकी बूंद अपनी पूरी कहानी बता रही है। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। वर्णनातीत है मतलब कि जिसका वर्णन भी न किया जा सके। समुद्र में जब वह बूंद पानी बन चुकी थी, उसकी बूंद तब का वह दृश्य है कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उनमें नीरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जो जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। जब वह समुद्र में पानी की बूंद बनकर समुद्र में मिली तब वह जो समुद्र का खारापन है वह बिल्कुल भी पहले अच्छा न लग रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो गई। आगे देखिए, एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। अब वह पानी की बूंद ऊपर ऊपर ही थी तो अब वह सोचती है कि भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। हाथों वाली मछलियाँ तक मैंने देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे।
वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। अब वह उसकी बूंद क्या है, गहरे पानी में गई तो उन्हें इस तरह से अलग अलग कछुए, मछलियाँ, यह सभी उन्हें उस पानी उसकी बूंद को दिखाई देने लगे। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। अब वह बहुत ही समुद्र की बहुत अंदर गहराई तक चली गई थी। तब वह सोचती है कि अब उसे कुछ दिखाई न दे रहा था, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, एकदम अंदर तक नहीं। तब वह सोचती है कि यह जो जीव है इस पानी में रहते हैं, वो यहाँ कैसे देख पाते होंगे। पर जीव को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। तभी उसे उस ओस की बूंद को एक ऐसा जीव दिखाई दिया जो कि लालटेन लेकर घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। वह कौन सा जीव था? एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। देखिए, और उस मछली में से क्या है, प्रकाश निकल रहा था। उसी के सहारे वह इधर उधर घूमती और वही जो छोटे छोटे जीव है वह भी उसी के सहारे उसके पीछे पीछे, अनजान मछली के पीछे पीछे क्या है, पीछे पीछे आ जाती थी। और जब यह भूखी होती तो क्या करती, पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए है। वहां पर पहाड़ियां है, घाटियां है। मैं इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महाआलसी है। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। और अब उस की बूंद को लग रहा था कि फिर से ऊपर चली जाए, पर जब उसने प्रयत्न किया तब उसे समझ में आया कि यह क्या है, यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। अब देखिए वह क्या है, अब वह समुद्र के पानी से जो चट्टान थी उसमें वह घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा है। और वह जो है कि वह चट्टान से क्या है, फिर एक पृथ्वी के ऊपर एक खोखली जगह में वह निकल आए और फिर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तो बहुत से का कहना था कि हम यही रहेंगे। कुछ की सम्मति में वही पड़े रहना ठीक था, मतलब वही पड़े रहना, कुछ आगे नहीं जाना, कुछ नहीं। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा थे। कुछ क्या थे, बहुत ही उत्साही युवा थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घुस घुस कर देखेंगे कि भीतर क्या छुपा है। और हम क्या करेंगे कि भीतर जाकर देखेंगे कि उसमें और क्या छुपा है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े और जो उत्साही थे वह क्या है, शोर मचाते हुए आगे बढ़े। तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने
प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। तो क्या हुआ कि अब वहाँ उन्होंने हम लोगों ने एक ऐसे स्थान, वह उसकी बूंद और उसके कुछ साथी एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहाँ पर क्या है, पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। एक ऐसी दुर्घटना हुई कि वह पृथ्वी में से जोर से बाहर फेंक दिए गए। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। अब लेखक कहते हैं कि हाँ, मैं समझ गया, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुराने सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जलकणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचेली हो एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। इस तरह से उस पत्थर का क्या है, फिर रेत में रूपांतरण हो जाता है। इस तरह से वह उसकी बूंद बता रही है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी और फिर आगे कई दिनों तक वह उसकी बूंद कहती है कि मैं नल में घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, देखिए, और वह उसकी बूंद क्या कहती है कि मैं किसी तरह उस नल में से, जहाँ से नल टूटा हुआ था, मैं तुरंत उसमें से निकल कर भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई।
और इस बेर के पेड़ के पास पहुंचने पर क्या हुआ था वो तो हमने देखा ही है कि उन पेड़ की जड़ों ने और उस जड़ों में जो रोए होते हैं उसने क्या किया था, इस उसकी बूंद को अपने में खींच लिया था। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे और वह उसकी कहानी पूरी होते होते ही क्या हुआ था, सूर्य निकल आए थे। लेखक कहते हैं बस मैंने कहा, और लेखक ने कहा कि ठीक है बस, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। और वह उसकी बूंद लेखक से कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। और वह उसकी बूंद क्या है, धीरे धीरे घटते आंखों से ओझल हो गई, मतलब वह नहीं दिखाई दी। इसका मतलब कि वह भाप में उसका रूपांतरण हो गया। तो यह पाठ है रामचंद्र तिवारी का लिखा हुआ। ठीक है, तो इस पाठ में क्या बताया है कि जो पानी की उत्पत्ति है उसके बारे में और साथ ही में पानी की पूरी जीवन यात्रा के बारे में इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ का नाम ही है पानी की कहानी। थैंक यू।